हाय गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आईएएस। आई एम इशी एंड इस वाले वीडियो में आई होप ये लास्ट पार्ट हो चैप्टर नंबर 1 का। तो कल तक हम लोगों ने द रेन ऑफ टेरर कंप्लीट करा, जिसमें हम लोगों ने मैक्सिमिलियन रॉबर्सपायरी के बारे में देखा। इनको भी गिलोटिन कर दिया गया था। ठीक है, कैसे कैसे इनके क्रूअल रूल्स वगैरह हुआ करते थे और वाहियात ही हुआ करते थे इनके रूल्स, हम लोगों ने इसको भी देखा। ठीक है, आज अभी देखेंगे डायरेक्टरी रूल्स फ्रेंड्स। तो जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट का फॉल हुआ, जैसे जैकोबिन गवर्नमेंट ख़त्म हुई, उसके बाद से वेल्दी और मिडिल क्लास आएंगे पावर के ऊपर में, और ये लोग एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, जिनमें से राइट टू वोट, जो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वाला जो राइट है, वोटिंग राइट, वो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस जो हैं एट दैट टाइम के सोसाइटी के, उनसे फिर से छीन लिया गया कि आप वोट नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई, फिर वहाँ पे एक डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव में 5 मेंबर्स को अपॉइंट करा गया। ठीक है, मतलब क्या था इनका, मेन एम क्या था कि जब जैकोबिन की गवर्नमेंट थी तो जितना भी एक सेंट्रलाइज्ड पावर वहाँ पे इस्टेब्लिश हो रखा था, जो भी पावर थी वो एक के हाथ में थी। तो यहाँ पे वो पावर एक के हाथ में ना रहकर इतने लोगों के बीच में रहे पावर। ठीक है, वो इसलिए एग्जीक्यूटिव में इन लोगों ने 5 मेंबर को ऐड करा था, एंड इसीलिए इन लोगों ने ऐसे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह बनाई थी। ठीक है, बट देखो एट दैट टाइम ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी। क्यों? क्योंकि जो ये डायरेक्टर्स थे ना, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल से कभी कभी इन लोगों में ना झगड़े वगैरह हो जाते थे कि तुम हमारी नहीं सुनोगे तो हम तुम्हारी क्यों सुने, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे क्योंकि तुमने हमारी नहीं सुनी। ठीक है, ऐसा कुछ करके इन लोगों में बहुत सारे क्लैशेस वगैरह हुआ करते थे, जिसको ख़त्म करना ज़रूरी था। ठीक है, अब इस टाइम पे ना एक अच्छे खासे लीडर की ज़रूरत थी जो आएंगे। एक ज़बरदस्त मिलिट्री डिक्टेटर थे नेपोलियन बोनापार्ट, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बात करेंगे वुमेंस की कंडीशन के बारे में। देखो मैंने शुरुआत से मैंने जस्ट अ मिनट, हाँ, शुरुआत से मैंने बता रखा है वुमेंस की कंडीशन के बारे में कि जो वुमेंस रही हैं ना फ्रांस में, वो हमेशा से ही एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पे उन लोगों ने काम करा है। ठीक है, चाहे वो रेवोल्यूशन में हो या फिर घर के किसी भी कामकाज में हो, जो वुमेंस रही हैं वो हर चीज़ में एक्टिव रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये होप था कि अगर हम भी इसी रेवोल्यूशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमारे राइट्स के लिए, हमारे राइट्स हमको देने के लिए सरकार कोई ना कोई कदम उठाएगी। जो हमारे हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको गवर्नमेंट समझेगी। आई डोंट नो, इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता था, बट लगता था इनको। ठीक है, और जब गवर्नमेंट हमें हमारे लिए कुछ मेजर स्टेप्स लेंगी तो हमारी जो लाइफ्स है वो इम्प्रूव हो जाएंगी। जो थर्ड ई स्टेट की जितने भी विमेंस थी वो काम वाम करा करती थी अपने लिवलीहुड को चलाने के लिए। क्या ही काम करेंगी वो लोग, या तो मार्केट में कुछ सेल करेंगी, या फिर दूसरे जितने भी प्रॉस्परस हाउसेस हैं, जितने भी प्रॉस्परस लोगों के घर हैं, उनके घर में जो डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करती थी, बस ये ऐसे सारे काम करेंगी। ठीक है, लॉन्ड्री वगैरह में काम करेंगी, मतलब कपड़े वपड़े धुलने का। ठीक है, नॉर्मल सा ऐसे ही जो चीप काम होता है ना, चीप तो नहीं बोलना चाहिए किसी भी काम को, बट हाँ एट दैट टाइम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वो सफरिंग कंडीशन थी, बहुत ही ज़्यादा वाहियात कंडीशन थी। तो मैंने उस कंटेक्स्ट में चीप कहा है, वैसे कोई काम चीप नहीं होता है। ठीक है, तो जितने भी वेमेंस थी ना एट दैट टाइम, उनको एजुकेशन बहुत कम मिल पाता था। जब पढ़ाई लिखाई करेंगे ही नहीं, वो लोग नहीं करेंगे, तो वो जॉब कहाँ से मिलेगा उनको? तो ना एजुकेशन है ना जॉब है, बचा क्या? दूसरे घर पे जाके काम करना, मार्केट में कुछ सेल करना। ठीक है, ये सारे ये लोग काम वगैरह करा करती थी। जितने भी नोबल्स थे, जितने भी वेल्दियर मेंबर्स की जो फैमिली थी, उनके घर की जो जो डॉटर्स थी, मैंने बताया था ना कि थर्ड ई स्टेट में तीनों क्लास है, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड जो थर्ड ई स्टेट वाला है उसमें भी 3 ठो क्लास वगैरह हुआ करती थी। ठीक है, तो जो ये 3 क्लासेस हुआ करती थी उनमें भी कुछ नोबल्स थे, कुछ बिजनेसमैन वगैरह थे, तो ये रिचर मेंबर में आते थे। रिचर मेंबर इन द सेंस कि एटलीस्ट पीजन से तो ये रिच थे ही। ठीक है, आते थे ये थर्ड ई स्टेट में, पता है मुझे, बट ये पीजन से रिच ही हुआ करते थे। ओके, सो ये जो वेलियर मेंबर्स वगैरह हुआ करते थे ना, या फिर जो नॉबल्स वगैरह हुआ करते थे, उनकी जो बेटियां होती थी वो पढ़ने जाती थी कन्वेंट स्कूल में। कन्वेंट जहाँ पे भी वर्ड यूज़ हो समझ लेना कि वो क्रिश्चियन स्कूल है। ठीक है, जो क्रिश्चियनिटी को लोग फॉलो करते हैं ना, वो उनके थ्रू स्कूल बनवाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, कुछ वहाँ पे फैमिलीज़ में ऐसा हुआ करता था कि जो डॉटर्स वगैरह हुआ करती थी ना उनकी, नोबल्स की, या फिर जितने भी जिनकी भी डॉटर्स पढ़ने जाती थी, वो आफ्टर देयर मैरिज जाती थी। ठीक है, बहुत कम ही ऐसा होता था कि वो बिफोर मैरिज उनको पढ़ने भेजे गया, लगभग आप समझो ना के बराबर। ठीक है, जो ये वर्किंग वुमेन थी उनको अपनी फैमिलीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता था। लाइक आपके बुक में बेसिक सी एक नेसेसिटी दे रखी है, खाना बनाना, पानी वानी लेकर के आना, ब्रेड कलेक्ट करना। ब्रेड इन द सेंस यहाँ पे हम लोग रोटियाँ बोलते हैं, वहाँ पे वो लोग ब्रेड बोलते हैं। इंग्लिश मैटर्स। ओके, जोक्स अपार्ट, बट आगे बढ़ते हैं। और जो उनके वेजेस हुआ करते थे वो मेन से भी लोग हुआ करते थे। काम ज़्यादा करो और ज़्यादा मेहनत वाला भी करो। मैं ये नहीं बोल रही कि आदमी बहुत कम मेहनत वाला काम करते थे, बट स्टिल औरत होकर के इस लेवल का काम करना बहुत बड़ी बात थी एट दैट टाइम। फिर भी वो लोग रेवोल्यूशन में एक्टिव थी, तो ये और भी ज़्यादा बहुत बड़ी बात थी। अगर इन सबको अवॉइड करके देखा जाए
तो एट दैट टाइम बड़े सारे से ऐसे पॉलिटिकल क्लब्स थे, बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर थे जिनमें वुमेंस के बारे में लिखा जाता था, और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल क्लब थे जिनकी लीडर तो वुमेंस ही हुआ करती थी, ठीक है। अबाउट आप समझो 60 वुमेंस क्लब खुले हुए थे एट दैट टाइम फ्रेंच सिटीज़ में, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट था। इनकी डिमांड ये थी कि इनको चाहिए था पॉलिटिकल राइट। क्यों? क्योंकि जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था इससे ये लोग सेटिस्फाई नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसमें तो इन लोगों को उस संविधान ने पैसिव सिटीजन्स ही डिक्लेयर कर दिया था। मैंने बता रखा था ना कि 1791 में जो संविधान इन लोगों ने बनाया था थर्ड ई स्टेट वालों ने मिलके, उसमें क्या क्या था एंड उसमें क्या क्या इन लोगों ने इंक्लूड करा था, क्या नहीं करा था। आपने अगर वो नहीं देखा तो देख के आओ, आई थिंक सेकेंड वीडियो में होगा वो, ठीक है। तो इनका ये डिमांड था कि हम पैसिव सिटीजन नहीं हैं, हमें भी मिलना चाहिए राइट। आपने जो भी दिया है वो दिया है, हमें चाहिए मेरा पॉलिटिकल राइट, हमें भी राइट टू वोट दो, हमें भी असेंबलीज में पार्टिसिपेट करने का मौका दो, हम भी हमारे एक नई गवर्नमेंट बनाओ जिसको हम लोग भी रिप्रेजेंट कर पाएँ। इन द अर्ली ईयर्स में क्या हुआ, जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी ना उन लोगों ने इंट्रोड्यूस तो करा वुमेंस की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बड़े सारे से लॉज, लाइक क्या ही इंट्रोड्यूस करा कि ठीक है वो स्कूल जा सकती हैं, स्कूल कंपलसरी हो गया सारी गर्ल्स के लिए, ठीक है। कोई भी उनको फोर्स नहीं करेगा अगेंस्ट देयर विल उनके मैरिज के लिए, उनके बिना उनकी इच्छा के उनकी कोई शादी नहीं करवा सकता है एंड ऑल ये सारी चीज़ें। डिवोर्स आप बिना उनकी मर्ज़ी के नहीं दे सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी बोल दिया और हाँ बोल दिया कि हाँ डिवोर्स लेना है, तो उसका कंसेंट होगा तभी आप ले सकते हो। डिवोर्स को लीगल बना दिया गया, उसके बाद में दोनों पे अप्लाई करा गया। ये वुमेंस भी दे सकती हैं, ऐसा नहीं है कि बस आदमी ही दे सकते हैं, औरतें भी दे सकती हैं, ठीक है। जो वुमेंस हैं वो अभी जॉब कर सकती हैं, उसके लिए वो ट्रेनिंग में जा सकती हैं। पहले ये भी अलाउड नहीं था कि आप ट्रेनिंग करने के लिए जाओ। कुछ जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो वुमेंस चला सकती हैं, पहले ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं था, ठीक है। आप अभी जो जितना भी मैंने बताया इतना आप इतना समझ लो कि इतना पहले कुछ भी अलाउड नहीं था, ठीक है। बट इनको चाहिए क्या था, ठीक है आपने इतना दे दिया, हमें अब चाहिए पॉलिटिकल राइट। हमें ये लोग किस लिए लड़ रही थी, लोग इनका स्ट्रगल था इक्वल पॉलिटिकल राइट के लिए, इनकी जो उनको अभी भी नहीं मिल रहा था। जब रेन ऑफ टेरर आया था ना, ये जैकोबिन क्लब वाला जो मैंने बताया, बार बार मैं जैकोबिन क्लब बोल रही हूँ, जैकोबिन गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो रेन ऑफ टेरर के टाइम पे जो नई गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने कुछ ऐसे लॉज इशू करे थे जो कि वुमेंस क्लब पे जितने भी एक्टिविटीज़ हो रखी थी ना उन सब पे बैन करने वाले लॉज थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे अभी बताया कि उस टाइम पे बड़े सारे से ऐसे पॉलिटिकल क्लब्स एक्टिव थे जिसकी जो लीडर्स थी ना वो वुमेन्स ही हुआ करती थी। तो ये जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी ना उसने, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, बट हाँ जो ये जैकोबिन गवर्नमेंट थी उन सब ने क्या करा है, जितने भी ये पॉलिटिकल क्लब्स थे ना जो ये वुमेन्स रन करती थी और जितने भी उनकी एक्टिविटीज़ थी सब पे इन लोगों ने बैन लगा दिया। बोला कि आप सब बंद, कुछ नहीं होगा, आपको कोई राइट नहीं है करने का। बड़े सारे ऐसे वुमेन्स को अरेस्ट करा गया, बहुत सारे ऐसे वुमेन्स ऐसी भी थी जिनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, जिनको फांसी दे दी गई। फाइनली आप देखोगे ये तभी भी हार नहीं मानी, इन लोगों ने अपने राइट के लिए, क्या ही राइट चाहिए था, पॉलिटिकल राइट चाहिए था इनको इक्वल वाला, बिल्कुल वो राइट टू वोट चाहिए भाई, हमें नहीं पता कैसे भी दो, ठीक है। ये आगे आने वाले 200 साल तक इनका यही चलता रहा। फाइनली अब बस इतना समझो ये एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट बन गया था ड्यूरिंग लेट 19th सेंचुरी में, ठीक है, एंड अर्ली 20th सेंचुरी में। अब बस इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस 1946 वाला जो टाइम पीरियड ऐसा था, ये वही साल था जब फ्रांस में वुमेंस को राइट टू वोट दिया गया है। अब ज़रा इधर देखना आपके बुक में, आपके बुक में ये फिगर दिया हुआ है, एक वुमेन है, ठीक है, ओलंपी डी गॉस्ट इनका नाम है। सिंपल सा ये है ना कि ये इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा हो रखी थी एट दैट टाइम, रेवोल्यूशनरी फ्रांस में एक्टिव थी, पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन थी। इन्होंने प्रोटेस्ट करा जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो थर्ड ई स्टेट वालों ने बनाया था, जिसका नाम था ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, नाम तो नहीं था बट हाँ इसी टॉपिक के बारे में बड़े सारे से चीज़ें लिख रखी थी, पॉइंट्स वगैरह लिख रखे थे, मैंने आपको बताया भी था एट दैट टाइम, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। इन्होंने कहा था कि दे ही नहीं रखा है हमें तो कुछ, हमें भी तो पॉलिटिकल राइट्स चाहिए होते हैं ना, हमें भी तो राइट टू वोट चाहिए। राइट टू वोट दिया भी तो बस एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ही दिया, हम कहाँ गए इसमें से, ठीक है। तो इन्होंने जो ये संविधान बना था 1791 का, उसके अगेंस्ट में इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो इन पे ट्रिजन के चार्जेस लगाए गए। जो ये नेशनल कन्वेंशन बनी थी एट दैट टाइम, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी उसके बाद उसने इन पे ट्रिजन के चार्जेस लगाए एंड इनको बहुत जल्द ही इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। इनका कहना था कि जैसे मैंने बताया ना कि कुछ
डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, जैसे पहले वाले संविधान में लिखा गया था, तो इन्होंने ऐसे अपने कुछ पॉइंट्स दिए कि यहाँ पे ये होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन इज़ बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स। जो औरतें होती हैं उनको भी वैसे ही जीवन जीने का अधिकार है जैसे मैन जीते हैं, उनको भी इक्वल राइट्स ही मिलने चाहिए। जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं उनके जो गोल होते हैं वो हमारे मेन एंड वुमेन दोनों के नेचुरल राइट को प्रिजर्व करने में काम आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, कौन से राइट है? लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड जितने भी हैं इनको सप्रेस नहीं करना होता है, ठीक है, मतलब इनको सप्रेस नहीं करना चाहिए। ओके, जो ये सॉवरेनिटी होती है उसका कुछ देखो, मैंने कहा था ना कि ये जितने भी टर्म्स होते हैं, सॉवरेनिटी, नेशनैलिटी, पता नहीं क्या क्या जितने भी सारे टर्म हैं, लिबर्टी वगैरह, सबके लिए अपने अलग अलग से मतलब हो सकते हैं, ठीक है। अभी कोई मेरे कोई आगे पूछेगा कि नेशनलिज्म का मतलब क्या है, तो मैं भी बोलूँगी, मैं अपने सबसे बताऊँगी कि मेरे लिए नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि जो सॉवरेनिटी होती है ना वो नेशन में ही डिसाइड करती है और उसका मतलब कुछ नहीं होता है, उसका मतलब यूनिटी होता है, मेन एंड वुमेन में इक्वालिटी, यूनिटी होता है, ठीक है। यूनियन होना चाहिए मेन एंड वुमेन का, ठीक है। तो ऐसे करके इनके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे। ये कहती हैं कि कोई भी वुमेन एक्सेप्शन नहीं है। अगर किसी वुमेन ने कुछ करा है, चाहे भले से वो अपर क्लास की हो, लोअर क्लास की हो, नो मैटर, आप उसको पनिश कीजिए, एक्यूज़ करी जानी चाहिए, अरेस्ट भी करी जानी चाहिए, बट हाँ, लॉ के, कानून के द्वारा ही। आप बिना मतलब का किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जो वुमेन है वो उनको भी यू नो जो लॉ है उसको मानने का पूरा राइट है और वो मानेंगी भी, ठीक है। अच्छा, एक एट दैट टाइम जैकोबिन जो गवर्नमेंट थी उनमें ना एक पॉलिटिशियन हुआ करते थे, ठीक है। तो उन्होंने इतना वाहियात सा अपना ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये जो आप लोग डिमांड कर रही हैं पॉलिटिकल राइट्स की, आप लोग एक किसी काम का है? जो वुमेन्स को ब्रेस्ट वगैरह दी गई हैं वो बेबीज़ को फीड करने के लिए दी गई हैं, ना कि आप लोग को ना कि आप लोग के हाथ पैर चलने चाहिए पॉलिटिकल राइट्स को डिमांड करने के लिए। तो ऐसे वाहियात से कमेंट ऐसे वाले पॉलिटिशियंस ने पास कर रखे हैं, ठीक है, कि जो वुमेन्स है ना उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे वाले राइट्स मांगने पे, और उनको शर्म आनी चाहिए कि आप मेन के बराबरी में अपना अधिकार मांग रही हो। तो ऐसे कुछ वाहियात से स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का कहना था कि जो वुमेन्स होती हैं वो बस मदरहुड के लिए ही बनी है, बेबीज़ के लिए बनी है, हाउस होल्ड काम करने के लिए बनी है, सिंपल सा इनका कहना वही था। बट इनको अवॉइड करो, कोई ज़रूरत नहीं थी इनको यहाँ पे पढ़ने की। बात करेंगे अभी द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी के बारे में। देखो, एट दैट टाइम स्लेवरी सिस्टम वहाँ पे हुआ करता था। स्लेवरी सिस्टम इन द सेंस मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जैसे हमारे यहाँ स्लेव डायनेस्टी वगैरह हुआ करती थी, वो सब नहीं। बट हाँ देखो, वहाँ पे कॉलोनीज़ थी, ठीक है, कैरेबियन में कॉलोनीज़ थी, मार्टिनिक की, ठीक है, सैन डोमिंगो की, और एक जस्ट अ मिनट, मैंने फर्स्ट लाइन मिस कर दिया था। वन ऑफ द मोस्ट जो रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था ना जैकोबिन रिजाइम का, जिस मिनट यहाँ पे रीजन नहीं रिजाइम होता है, ठीक है, वो था ना एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। फ्रेंच कॉलोनीज़ में ना पहले स्लेवरी सिस्टम बहुत चलती थी, मतलब गुलामों को लेके जाया जाता था कहीं और से और फिर कहीं और पे काम करवाया जाता था। फॉर एग्जांपल, कैरेबियन में ना कॉलोनीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे जो कमोडिटीज़ हुआ करती थी ना, टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, इनके सप्लायर्स वगैरह हुआ करते थे और इनकी सप्लाईज भी किया जाता था यहीं से, ठीक है। ग्वाडेलॉप है, मार्टिनिक है एंड सैन डोमिंगो है, ऐसे कुछ कॉलोनीज़ वगैरह हुआ करती थी कैरेबियन में। देखो, एक यहाँ पे ना ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। मैं अभी आपको समझाती हूँ कैसे। जितने भी ये सारी चीज़ें हैं ना, टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, इन सब का ट्रेड हुआ करता था। अब वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आ रहा है तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा चाहिए होगा, उसकी डिमांड हाई होगी। जब डिमांड हाई होगी तो आपको फिर उसके लिए लोग मतलब प्लांटर्स वगैरह चाहिए होते हैं ना, प्लांटेशन करने के लिए तो प्लांटर्स चाहिए होते हैं। तो कभी कभी ना प्लांटेशन करने के लिए प्लांटर्स की शॉर्टेज हो जाती थी, तो ये लोग दूसरे कंट्री से लेके जाया करते थे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड सा दिखाया गया आपके बुक में, मैं अभी बता दूँ क्या होता है उसको, डोंट वरी। तो जो ये स्लेव ट्रेड है ना, ये जो स्लेव ट्रेड वो बिगिन हो गया था, मतलब स्टार्ट हो गया था 17th सेंचुरी में। आप देखो, एक फ्रांस का एक पोर्ट है, ठीक है, बॉर्डेक्स या फिर नांटेस के नाम से जाना जाता है। तो जो ये अफ्रीकन कोस्ट वगैरह हुआ करता था ना, आप ऐसे ना समझो, बस मैं अभी एक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में समझा रही हूँ, मैपिंग अभी मत करना, मैप में नहीं जाना, बस सुनते जाओ कहाँ पे क्या हुआ करता था। जो ये फ्रेंच मर्चेंट वगैरह हुआ करते थे ना, वो एक पोर्ट है, ठीक है, फ्रांस में, बॉर्डेक्स या फिर जिसको नांतेस पोर्ट कहते हैं सॉरी, वो यहाँ से इनकी शिप चलती थी अफ्रीकन कोस्ट तक। तो ये लोग अफ्रीका पहुँचते थे लोग, एंड ये लोग अफ्रीका जा कर के कुछ लोकल चीफ्टेंस होते हैं लोग, इनसे लोग स्लेव खरीदते थे, एंड इन स्लेव को
वहाँ से ले करके जाते थे लोग, और 3 महीने लगते थे इन लोगों को पूरे ओशन में ट्रैवल करते हुए। ये लोग वहाँ से अटलांटिक क्रॉस करके कैरिबियन आइलैंड तक पहुँचते थे लोग वहाँ पे, ठीक है। फिर वहाँ पे ये लोग अपने जो ये प्लांटेशन ओनर्स होते थे इनको ये लोग बेच दिया करते थे। और भाई साहब ये जो प्लांटेशन ओनर्स वगैरह हुआ करते थे ना, ये इस तरीके का इतना गंदा सा एक्सप्लॉयटेशन कर रखा था इन लोगों ने स्लेव्स का, कि इन लोग की जो इनकी जो डेली नीड्स होती है ना, जो बेसिक सी इनकी नेसेसिटी होती है, वो भी इन लोग की फुलफिल नहीं हो पा रही थी। मतलब आप फ्रांस से लेकर के आ रहे हो, कहीं और से लेकर के आ रहे हो, आप अफ्रीका से स्लेव लेकर के आ रहे हो, फ्रांस से उसको सेल करते हुए अफ्रीका आ रहे हो, फिर अफ्रीका से स्लेव लेकर के आप इधर कैरिबियन में आ रहे हो, उसके बाद भी आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। आपके पास थोड़ा सा भी मतलब अगर इमोशंस होते तो ऐसे इन लोगों ने नहीं किया होता, बिकॉज वो लोग अपनी फैमिली को छोड़ करके आ रहे हैं इस होप में कि वहाँ पे जाएंगे तो हम अर्न करेंगे। एंड ऑब्वियसली वो लोग स्लेव इसलिए हुआ करते थे लोग, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी वो किसी के नौकर वगैरह हुआ करते थे लोग, उनको भेजा भेजा जाता था, ठीक है। जो ये लोकल चीफ्टेंस वगैरह हुआ करते थे, ये लोग उनको भेजते थे। ओके, चलो वो अलग सी बात है। बस इतना समझो कि फ्रांस से जो नाव मैं कह रही हूँ, जो शिप्स वगैरह होती थी वो चलती थी नांतेस के पोर्ट से, फिर वहाँ से अफ्रीका से 3 महीने की ट्रैवल करने के बाद में अटलांटिक होते हुए कैरिबियन आइलैंड में पहुँचती थी। वहाँ पे वर्कर्स को प्लांटेशन ओनर्स को सेल कर दिया जाता था। फिर वहाँ पे उनका बहुत ही बुरे तरीके से उनको एक्सप्लॉइट करा जाता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, ठीक है। एंड यही वो लोग थे जो शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो उगाते थे। एंड फिर ये स्लेव ट्रेड ऐसे ही कंटिन्यू होता था। फिर इसी के थ्रू मतलब उल्टा होकर के जाते थे लोग, सीधे वो लोग फ्रांस वगैरह पहुंचते थे। वहाँ पे जाकर के इनका जो भी ये लोग सामान बनाते थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वो वहाँ पे होता था, ठीक है। मतलब रूट यही था, मैं बस इतना कह रही हूँ, रूट यही था। इसी को कहते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ओके, कुछ खास था नहीं। अब देखोगे ना कि पूरे आप थ्रू आउट 18th सेंचुरी में देख लो, स्लेवरी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इसके अगेंस्ट में आवाज़ें उठाई गई हैं फ्रांस में। नेशनल असेंबली जो थी ना वहाँ की, वो भी एक अलग ही लेवल का डिमांड कर रखी थी कि हमें स्लेवरी को अबॉलिश करना ही चाहिए, बट कोई भी कानून कोई पास नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि जो बिजनेसमैन्स वगैरह थे ना, वो जिनकी इनकम स्लेव ट्रेड पर ही डिपेंड थी, उनसे वो लोग डर रहे थे। और जो ये बिजनेसमैन थे वो ही थे अच्छे खासे, मतलब एट दैट टाइम मैंने बता रखा है ना, उनका थोड़ा सा स्टेटस हाई हुआ करता था। माना कि 3rd स्टेट में आते थे, बट बर्बाद भी तो किससे कर रहे हैं? पीजेंट्स को ही ना। तो पीजेंट्स से तो हाई है ना ये बिजनेसमैन्स, ठीक है। भले से इनके ऊपर क्लर्जी वगैरह जो कुछ भी पहले थे, जिनको पहले अबॉलिश कर दिया गया था, बट अभी तो ये जो भी है बिजनेसमैन ही है ना। अब अगर ये बिजनेसमैन के ही अगेंस्ट में आप बोलोगे तो कौन सा ही आप लॉ पास कर पाओगे? सब कुछ तो इन्हीं का है, और इनको पता है कि इनका प्रॉफिट स्लेव ट्रेड से ही हो सकता है। तो आप कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते हो कि इनका नुकसान हो, वरना फिर ये आपका नुकसान कर देंगे, ठीक है। ऐसा होता था। फाइनली जो कन्वेंशन जो थी, मैंने एक बार बता रखा था पिछले वाले वीडियो में, मैंने कन्वेंशन के बारे में बता रखा था क्या है क्या नहीं। इन्होंने 1794 में सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया, जितने भी ओवरसीज पोजीशंस में फ्रेंच के जितने भी स्लेव्स थे फ्रांस में, सबको इन्होंने अपने स्लेवरी से आज़ाद कर दिया कि हाँ ठीक है, आज से आप आज़ाद हो। बट आप फिर देखोगे 10 साल के बाद जब नेपोलियन आएगा ना, तो उसने फिर से स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर दिया। देखो, नेपोलियन था बहुत अच्छा सा मिलिट्री डिक्टेटर, बट डिक्टेटर ही था। कोई कितना भी बढ़िया रहेगा, अगर वो क्वालिटीज़ हैं तो वो डिक्टेटर ही कहलाएगा, ठीक है। तो इसने 10 साल के बाद में ना फिर से स्लेवरी सिस्टम को इसने लागू कर दिया। और जो ये प्लांटेशन ओनर्स वगैरह हुआ करते थे, उनको तो ये लगता था कि जो उनका फ्रीडम है वो उनका बाय बर्थ राइट है, बाकी तो किसी का राइट है ही नहीं जैसे, ठीक है। तो ये जो ओनर्स ही तो थे जो उनको बर्बाद करते थे, मतलब एक्सप्लॉइट करते थे। फाइनली आप देखोगे जो स्लेवरी थी फ्रांस में, वो एबॉलिश हुई है 1848 में। ओके, सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। देखो, एट दैट टाइम ना डेली कुछ ना कुछ चेंजेस हो रखे थे। चेंजेस इन द सेंस अच्छे खासे चेंजेस, इस लेवल के चेंजेस जिससे सारी की सारी जनता पे अफेक्ट आए, ठीक है। तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज हुआ था 1789 में ना, जो सेंसरशिप लगा हुआ था उसको अबॉलिश कर दिया गया, जो ओल्ड रिजाइम में चलता हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी बुक्स थे, जितने भी न्यूज़पेपर थे, जितने भी टीवी शोज़ वगैरह हुआ करते थे, आप वहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते हो। अगर आपको कुछ भी बोलना है तो पहले आप जाओ सरकार को दिखाओ, वो कहेगा कि हाँ मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, तब जाके आप इसको पब्लिश कर सकते हो, या फिर आप इसको टीवी पे दिखा सकते हो। इसको इन लोगों ने अबॉलिश करा, ठीक है। अभी पहले ऐसा हुआ करता था, अभी जो मन में है, जो मन में है नहीं, मतलब जो सही है आप उसको पब्लिश करो, जो सही है आप उसको न्यूज़ में बताओ। अभी ऐसा कुछ भी नहीं था, तो अच्छा काम हुआ ये अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। उसके बाद में जो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था, उसमें प्रोक्लेम करा गया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और जो एक्सप्रेशन है वो हमारा नेचुरल राइट है, और ये कुछ भी हो जाए ये हमारा नेचुरल राइट है, और ये हमेशा हमारा फंडामेंटल राइट रहेगा ही, ठीक है। दूसरा तो ये हुआ था। बाकी जो ये न्यूज़पेपर पैम्पलेट्स वगैरह जो होते हैं, बुक्स वगैरह, पिक्चर्स, सॉरी जो ये प्रिंटेड फॉर्म में आते हैं ना पिक्चर्स, फ्रांस के टाउन्स में लाइक होता है ना कि दीवार वगैरह पे लगा रखा है,
अभी इसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई। अब इसका ये मतलब नहीं कि पूरे सब चीज़ों को आप गंदे करते चलो, बट हाँ पहले रेस्ट्रिक्शंस थी कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो सरकार ने कहा कि यहाँ पे खड़े रहो तो यहाँ पे खड़े रहना है, अभी इन सारी चीज़ों को अबॉलिश कर दिया गया, सारी चीज़ों को हटा दिया गया, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये भी मतलब पहले इसको भी लोग अपोज करा करते थे, सरकार ने इस पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, ठीक है, तो इसको भी अबॉलिश करा गया। अच्छे खासे लेवल के सॉन्ग्स लिखे गए, पैट्रियाटिक सॉन्ग्स लिखे गए, प्लेज उस पर करे गए, ठीक है। बहुत बड़े सारे से ड्रामे हो रखे थे, ड्रामे इन द सेंस टैंड्रम्स वाले ड्रामे नहीं, वो जो ड्रामे एक्ट वाले ड्रामे होते हैं ना वो। फेस्टिव ओकेजन्स पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर वगैरह मतलब इकट्ठा हुआ करते थे, वो लोग सेलिब्रेट करा करते थे। पहले ऐसा था कि आप अगर सरकार ने कहा है, जो गवर्नमेंट जो मोनार्की थी, अगर उसने कहा है कि नहीं आप यहाँ पर नहीं खड़े हो सकते हो, एक साथ इतने लोग नहीं रह सकते हो, तो आप लोग नहीं रह सकते हो, ठीक है। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए आप नहीं रह सकते हो। तो जितने भी पहले ये गंदे गंदे रूल्स थे सभी को अच्छा किया गया। व्हाट आई मीन टू से कि सेंसरशिप को अबॉलिश करा गया। जो ये फंडामेंटल राइट्स इनके कुछ बनाए गए, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड उसके बाद में फ्रीडम ऑफ प्रेस, और उसके बाद फिर से इनका जो मन में आए वो ये लोग कर सकते थे। लोग अच्छी चीज़ों के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। लिबर्टी का मतलब इन लोगों को समझ में आया, जस्टिस का मतलब समझ में आया। अभी इन लोगों में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हुई, ठीक है। मैंने अभी पूरे चैप्टर में इन सबको बता दिया। कंक्लूजन पे आते हैं अपने। अभी देखो थोड़ा सा नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में भी पढ़ते हैं। 1804 में इन्होंने क्या किया, नेपोलियन ने इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हाँ मैं एम्परर हूँ फ्रांस का, मैं मॉडर्नाइज़र हूँ यूरोप का, ठीक है। और वो जो यूरोपियन नेबरिंग कंट्रीज थी ना उनको भी कॉन्कर करने का उनको भी ये कॉन्कर करने के फिराक में थे, ठीक है। ये चाहते थे कि हाँ जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं मैं उनको कॉन्कर करूँ, उनका राजा मैं बनूँ। तो इन्होंने डिस्पोज कर दिया बाकी सारी सी डायनेस्टीज़ को, एंड किंगडम्स इन्होंने अपने इस्टेब्लिश करे, जहाँ पे इन्होंने अपनी फैमिली को वहाँ पे रूल करने के लिए वहाँ पे भेजा, ठीक है। मतलब जितने भी इनके फैमिली मेम्बर्स थे वो, ठीक है। रहा होगा अच्छा, बट था तो डिक्टेटर ही ना, तो वैसा कुछ ढंग का काम करेगा नहीं। काम तो इन्होंने बहुत अच्छा किया अगर मैं सच बताऊँ तो, कि जो इन्होंने किया ना वो आज के टाइम पे भी लगता है कि हाँ इन्होंने कुछ मॉडर्न वाला काम करा है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप कह के बुलाया है। बट आप देखोगे इन्होंने ही जब स्लेवरी अबॉलिश करी गई तो इन्होंने ही वापस से री इंट्रोड्यूस कर दिया गया इनके थ्रू, ठीक है। इन्होंने बहुत बड़े सारे से ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस करे जिसमें से प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दी गई थी, कुछ यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया था, ठीक है। बाकी आप देखोगे बड़े सारे ऐसे लोग ऐसे थे जो नेपोलियन को एज ए लिबरेटर देखते थे। उनको ऐसा लगता था कि जब ये आएंगे तब जाके हमको फ्रीडम मिलेगा, तभी जाके ये आए हैं तभी जा कर के हम जो लोग हैं हमें फ्रीडम मिला है। बड़े सारे से ऐसे भी लोग थे, ठीक है। फिर बाद में जब ये कुछ ज़्यादा ही डिक्टेटरशिप चलाने लगे तो इनको हरा दिया गया। बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में हुआ था, ठीक है। एंड दैट्स हाउ ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और फिर 19वीं सेंचुरी में आप देखोगे तो यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम जो चलता था ना उसको भी इन लोगों ने अबॉलिश कर दिया। और आपको अगर पता हो तो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय ऐसे दो एग्जाम्पल हैं हमारे इंडिया के जिन्होंने यहाँ से इससे इन्फ्लुएंस होकर के, जबकि टीपू सुल्तान तो ऐसे भी थे ना जिन्होंने जो जैकोबिन क्लब के साथ अपने कुछ सांठगांठ बनाने की कोशिश भी करी थी, ठीक है। तो ये जो राजा राम मोहन रॉय है, टीपू सुल्तान है, ये फ्रांस के जो ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ मतलब ये नहीं कि किसी को भी मार काट देना, ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ जो ये रेवोल्यूशनरी फ्रांस जो आ रहा था ना आगे, उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। कौन है? टीपू सुल्तान और हमारे राजा राम मोहन रॉय जी। यहाँ पे वाला चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन गाइज, जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, ये रहा। ओके, सो नो मैटर व्हाट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, आप सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। कोई भी यहाँ पे ग्रुप्स वगैरह नहीं बना है, सर की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर, बाय।